8th students, good morning. Today we will start the history chapter 2nd. This lesson is regarding the from trade to territory, means how Britishers देश में क्यों आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे रूल कैसे किया, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सी स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया एज ए ट्रेडर. वो एक व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे. देन दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ओपिनियन इन देयर माइंड. उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात नहीं थी दैट दे शुड रूल द इंडिया, वो इंडिया पे राज करें, ऐसा उनके दिमाग में नहीं था जब वो इंडिया में आए थे. बट आफ्टर हाउ दे बिकेम द रूलर, दैट वी विल रीड इन दिस चैप्टर. धीरे धीरे उनके दिमाग में रूल करने की भावना कैसे आई एंड हाउ दे रूल्ड द कंट्री, दिस वी विल रीड इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे. सी स्टूडेंट्स, एज यू नो, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर. औरंगजेब जो था वो मुगलों में सबसे पावरफुल और लास्ट मुगल एम्परर था. उसके डेथ के बाद में मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था. एंड आफ्टर दैट मैनी स्मॉल किंगडम्स इमर्ज्ड. जो लोग औरंगजेब के जमाने में छोटे नवाब थे, छोटे जमींदार थे, दे ऑल इमर्ज्ड एज द स्मॉल किंगडम. ये छोटे छोटे राज्य बना लिए थे इन्होंने. तो ये जो शक्ति थी इनकी वो टूट गई थी. एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग देयर अथॉरिटी इन इंडिया. धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज करना शुरू कर दिया था. तो इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे. इसके लिए फर्स्ट वी विल सी दैट व्हाट यू कॉल मीन्स इन 1600 इन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में कैसे आई थी, कैसे ये बनी थी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. स्टूडेंट, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर. एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी इंग्लैंड में. एंड इस कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स की जो अथॉरिटी थी, जो क्वीन थी उस टाइम पर, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उससे इन्होंने परमिशन लिया था दैट वी विल मेक ट्रेड रिलेशन फॉर विद द ईस्टर्न कंट्रीज. मतलब जो पूर्वी देश हैं, जैसे इंडिया है और कोई देश है जो पूर्व में है, उनसे हम जो है वो व्यापार करेंगे. और हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरी कंपनी हमारे साथ कंपटीशन नहीं करे, हम एकाधिकार चाहते हैं. वी वांट सोल राइट फॉर द टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंपनी. ओके, सो ब्रिटिश अथॉरिटी दे गेव पावर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने ये अधिकार दे दिया था कि आप जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार कर सकते हो और आपके सामने कोई कंपटीटर नहीं होगा. देन व्हाट हैपेंड, यू नो दैट ये जो ग्रांट था इसमें खाली मतलब ब्रिटिश सर्स के जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में. लाइक इंडिया के साथ में अगर कौन व्यापार करे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ओनली. लेकिन ये जो ग्रांट, ये जो आगे जो पावर दिया गया था, ये खाली इंग्लैंड की कंपनी को दिया गया था. एलिजाबेथ द्वारा इंग्लैंड की कंपनियां जो थी वो दूसरी इंग्लैंड की कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे. लेकिन दूसरे जो यूरोप के देश थे, जैसे फ्रांस है, पुर्तगाल है और जर्मनी है, कोई भी देश ले लो यूरोप का, वो इंडिया के साथ में व्यापार कर सकते थे. उनको रोकना इनके हाथ में नहीं था, बिकॉज दीज वर द सेपरेट कंट्रीज. ये सेपरेट कंट्रीज ही थी. तो यहां पे क्या था, मर्केंटाइल वर्ड एक आता है. मर्केंटाइल का मतलब होता है चीप रेट्स में गुड्स खरीदना, माल को सस्ते से सस्ते रेट में खरीदना और बहुत ही हाई प्राइस में उसको बेचना. तो ये एक प्रॉफिट बनाते थे.
ये प्रॉफिट किसने बनाना शुरू किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इस प्रॉफिट के साथ में दूसरे यूरोप की कंट्रीज थी, जैसे पुर्तगाल है, जैसे फ्रांस है, इन्होंने भी क्या मर्केंटाइल यहाँ पे शुरू कर दिया था। मतलब इंडिया के अंदर ये इन देशों की कंपनियां भी व्यापार शुरू कर दिया था। तो इनको इंग्लिश जो एलिजाबेथ जैसे पावर था उनके पास में, वो इनको रोक नहीं सकते थे दूसरे देशों की कंपनियों को। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उसके पहले मतलब इंडिया के अंदर कौन कौन से देश थे जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे? सो फर्स्ट वी सी दैट पुर्तगालीज हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पुर्तगाली जो थे वो इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के पहले ही वो व्यापार करते थे यहाँ पे। देन इट वाज वास्को डी गामा जो था उसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था। हु हैड डिस्कवर्ड द सी रूट इन 1498। वो 1498 के अंदर ही सी रूट इंडिया की खोज कर ली थी, तो वो अपना व्यापार यहां शुरू कर दिया था। देन नेक्स्ट द प्रॉब्लम दिस सून फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द व्हाट यू कॉल सीन। फिर दूसरा जो है नेदरलैंड से पुर्तगालीज के बाद में जो है वो डच कंपनियां भी यहाँ पे व्यापार शुरू कर दिया था। उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन्स। ये मतलब फ्रेंच व्यापारी थे वो यहाँ पे आ गए थे। द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल कंपनी, अब इनके साथ में प्रॉब्लम क्या थी? फ्रांस की कंपनी भी यहाँ व्यापार करने आ गई थी, पुर्तगालीज भी यहाँ पे व्यापार कर रहे थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ पे व्यापार करने आ गई थी। इनके सबके साथ में एक प्रॉब्लम थी कि जो माल एक कंपनी को चाहिए वही माल दूसरी को भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिल्क और कॉटन का मार्केट बहुत ज्यादा था, तो ब्रिटिशर्स को भी कॉटन और सिल्क चाहिए, पुर्तगालीज को भी कॉटन और सिल्क चाहिए, और फ्रेंच कंपनीज है उनको भी कॉटन और सिल्क चाहिए। तो इससे क्या हुआ, उनमें आपस में कंपटीशन हो गया। जब ये कंपटीशन हो गया तो कॉटन और सिल्क की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई। ओके, और अब जो है वो उन कंपनियों को, यूरोपियन कंपनीज को जो पहले प्रॉफिट मिलता था इनके द्वारा, वो प्रॉफिट अब नहीं मिल पा रहा था। देन कंपटीशन इतना हो गया था कि ये जो कंपनियां हैं, फ्रेंच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पुर्तगालीज, ये आपस में एक दूसरे के साथ में झगड़ा शुरू कर दिया था। मतलब इन्होंने दे हैड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर एंड ये क्या इन्होंने व्हाट दे स्टार्टेड, एक दूसरे की जो जहाज थी जो माल लेकर जाते थे उनको वो सिंक दे मेड देम नॉट टू अलाउ देम, वो उनको आगे बढ़ने से रोकते थे एक दूसरे की जहाज को जो है वो। ओके, इससे कंपटीशन क्यों करते थे वो ऐसा? बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा इनके बीच में शुरू हुई उसकी वजह से वो एक दूसरे के जहाज को व्यापार करने से रोकते थे। Now you see the students, this what you call the only way the trading companies could flourish was eliminating the rival competitors। एक दूसरे को मतलब व्यापार करने से रोकना ही इनके हाथ की बात थी, otherwise nothing was in their hand। Now you see that the what you call trade was carried on with arms and trading ports were protested through the fortification। अब ये एक दूसरे के आक्रमण से बचने के लिए इन कंपनियों ने क्या किया, अपना अपना जहां ये व्यापार करते थे वहां पे एक फोर्टिफिकेशन, एक किला बनाना शुरू कर दिया था टू प्रोटेक्ट देयर वेयर हाउस एंड, ये मतलब जो अपनी सामान को, माल को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था।
This effort to fortify settlement and carry on profitable trade also led to intense conflict between the local ruler. अब ये देखो, ये तो जो किले बनाते थे अपने बचाव के लिए, और इसका इफेक्ट क्या हुआ, जो लोकल रूलर थे, जो राज करते थे, जो नवाब थे, जो छोटे राजा थे, जिनके अंडर में ये एरिया आता था, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। ओके, वो ये चाहते थे कि कोई भी कंपनी, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो पुर्तगाली, जो कोई भी हो, वहां पे किले नहीं बनाए। ओके, देन द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इसका नतीजा क्या हुआ कि कंपनी जो ट्रेड करती थी, जो व्यापार करती थी, वो राजनीति के साथ में जुड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। फर्स्ट क्या हुआ, अपन जो पढ़ेंगे वो अंग्रेजों के द्वारा अपने देश में राज किस तरीके से किए गए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। वी विल रीड अबाउट द डिटेल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस इंग्लिश ब्रिटिश जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने व्यापार शुरू कर दिया था। और कहां से शुरू किया इन्होंने व्यापार? इन्होंने व्यापार बंगाल से शुरू किया था। The first English factory was set up on the banks of river Hooghly. You know this Ganga river fall into the cross through this what you call when it reach to the Bay of Bengal, ये कलकत्ता होकर जाती है। इसका वहां पे नाम जो है वो हुगली रिवर के नाम से इसको जानते हैं। ओके, तो हुगली रिवर के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना पहला एक व्हाट यू कॉल फैक्ट्री बनाया था, जो 1651 में बनाई गई थी। फैक्ट्री का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं होता था कि वहां पे किसी माल का उत्पादन किया जाए या प्रोडक्शन किया जाए। फैक्ट्री का मतलब होता था स्टोर हाउसेस, मतलब गोदाम जिसको बोलते हैं अपन, उसको फैक्ट्री कहा जाता था। This was the base from which the company's traders known at the time of factors operated. और यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार शुरू किया था। Now you see the student, the factory had the warehouse where goods or exports were stored. यहाँ पे इन फैक्ट्री में क्या होता था, उस माल का मतलब भंडार रखते थे जिसको वो एक्सपोर्ट करने वाले थे। एंड this what you call as trade expanded, the company persuaded merchants to traders to come and settle near the factory. धीरे धीरे ये ट्रेड जो है, ये व्यापार जो है वो बढ़ने लग गया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लग गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जितने भी मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे और जो लोग उनके फैक्ट्रीज के पास में रहते थे, उनको ये कहा गया कि आप फैक्ट्री के नजदीक अपना सेटलमेंट यानी आप वहां पे बसें। देन बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग फोर्ट अराउंड सेटलमेंट। पहले तो इन्होंने क्या किया कि लोगों से ये कहा कि आप कंपनी के पास आकर बस जाएं, यानी रहना शुरू कर दें। जब इन्होंने ऐसा शुरू कर दिया तो 1696 के अंदर क्या किया, कंपनी ने अपने मतलब फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, इनके चारों तरफ किला बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, 2 साल के बाद ये इन्होंने मुगलों के जो मतलब दिस व्हाट यू नो ब्राइब मतलब देना शुरू कर दिया था मुगलों को। मुगल जो ऑफिसर्स थे, जो छोटे नवाब थे, उनको इन्होंने जो है वो ब्राइब शुरू कर दिया था देना। और ब्राइब इसलिए देते थे कि वो ये चाहते थे कि जो है कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस, वहां पे 3 ऐसे थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे, वहां की जमींदारी इनको मिल जाए, इसलिए इन्होंने घूस देना शुरू कर दिया था।
वन ऑफ दीज वाज कालीकट। अब ये 3 सिटीज में एक सिटीज ऐसी थी जिसका नाम है कालीकट। कालीकट मतलब जिसका कलकत्ता के नाम से जाना गया, आज अपन उसको कोलकाता कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे मुगल ऑफिशियल्स जो थे उनको ब्राइब यानी घूस देकर वो इस शहर और इस गांव से जो जमींदारी मिलती थी वो लेना चाहते थे। अब मुगल एम्परर उन्होंने दबाव बनाया। मुगल एम्परर औरंगजेब था उस टाइम पे, जो मुगलों का राजा था और बहुत पावरफुल था। उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया कि एक ऐसा फरमान जारी करो। फरमान मीन्स ऑर्डर, जो मुगल ऑर्डर जो होते थे उसको फरमान कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा फरमान जारी करो जिससे जो है वो कंपनी ड्यूटी फ्री व्यापार कर सके। मतलब कंपनी जो व्यापार करेगी उसके ऊपर कोई भी टैक्स या ड्यूटी जो है वो नहीं देगी। इस तरीके का फरमान उन्होंने औरंगजेब से जारी करवा लिया था। The company tried continuously to press more concession and manipulate existing privileges. कंपनी और ज्यादा से ज्यादा छूट चाहती थी व्यापार करने में, और मतलब जो जितने भी छूट जिनको दी गई थी उनसे अधिक छूट कंपनी चाहती थी। नाउ औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंट हैड ग्रांटेड ओनली टू द कंपनी राइट टू डू द ड्यूटी फ्री ट्रेड। अब औरंगजेब का जो ऑर्डर था, जो औरंगजेब का फरमान था, वो खाली ये फरमान था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी जो व्यापार करेगी उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं ली जाएगी। ये खाली ये फरमान जो है वो औरंगजेब ने जारी किया था। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या किया, प्राइवेट ट्रेड शुरू कर दिया। मतलब निजी व्यापार करना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर भी वो जो है वो ड्यूटी नहीं देते थे। अपना खुद का निजी कंपनी तो व्यापार करती थी, उसको तो औरंगजेब ने छूट देती थी कि टैक्स नहीं चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल थे ऑफिसर्स, उन्होंने जो बिजनेस शुरू कर दिया उसके ऊपर भी वो कंपनी जो है वो ब्रिटिशर्स को कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। इससे क्या हुआ, मतलब बंगाल को बहुत सारा नुकसान हुआ। मुद्रा या फिर जो टैक्सेशन था उसका बहुत सारा नुकसान इसको हुआ था बंगाल के अंदर। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। ये सब देखकर उस टाइम पर बंगाल का नवाब जो था वो मुर्शीद कुली खान था, उसको इस बात से ही वॉज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू विद द ब्रिटिशर्स। वो ब्रिटिशर्स के साथ में इस प्रकार का वो मतलब एग्री नहीं था। वो चाहता था कि सारे के सारे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो कंपनी है, जो भी व्यापार यहाँ पे करे बंगाल में, वो उसको व्हाट यू कॉल दे शुड पे द टैक्स। फिर क्या हुआ, ये जो मतलब तरीका था ब्रिटिशर्स का, वो मतलब बर्दाश्त नहीं किया गया था मुगलों के द्वारा, मुगल नवाब के द्वारा। So up to here I would like to explain you this chapter today. Thank you students.